नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है उसकी अगला सीरीज को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इसके पहले में हम लोगों ने देखा था कि जो भी नदी से संबंधित हम लोगों ने अध्ययन किया, आपको माउंटेन रेंज से संबंधित अध्ययन किया, आपके जो ग्रॉसलैंड से रिलेटेड, जो आपको घास के मैदान से रिलेटेड हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग इस महाद्वीप के प्रमुख जो डेजर्ट के बारे में देखेंगे, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल है उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम सभी देखेंगे। तो इस दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जो है कि एक आपको देखने को मिलेगा कि एंडीज के पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल मिलेगा। इसका क्या नाम है? तो अटाकामा मरुस्थल। कि अटाकामा मरुस्थल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो अटाकामा है, अटाकामा जो मरुस्थल है, ये जो अटाकामा मरुस्थल जो विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है, दुनिया के सबसे क्या है कि शुष्क मरुस्थल है, गर्म नहीं। ऐसा माना जाता है कि 20 से 25 सालों पर कभी कभी 1-2 सेंटीमीटर बारिश होती है इस मरुस्थल में, कभी कभी ऐसा। इस अटाकामा विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अटाकामा जो है कि दुनिया के सबसे क्या है कि शुष्क मरुस्थल है। इस मरुस्थल में 20 से 25 वर्षों पे कभी कभी 1-2 सेंटीमीटर बारिश होती है। बारिश कम होने के कारण इस मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार के है? ट्रॉपिकल है। ये क्या है कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। आपको गर्म मरुस्थल है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि एक इसी मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगा कि आपके चिकवी कमाटा, क्या है कि चिकवी कमाटा एक दुनिया के सबसे बड़ी क्या है कि तांबे एवं प्राकृतिक नाइट्रेट की खान आपको मिलेगी। दुनिया के सबसे बड़ी जो प्राकृतिक नाइट्रेट एवं तांबे की जो खान है चिकवी कमाटा, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसी क्षेत्र में आपको चिल्ली में मिलेगा। ये एरिया जो है यहाँ पर ही आपको चिकवी कमाटा के आपका क्षेत्र है। और भी जो अगर अटाकामा मरुस्थल के बारे में हम बात करें तो इसी मरुस्थल में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है अरिका। एक शहर है जिसका नाम है क्या कि आपको अरिका। और अरिका को क्या कहते हैं कि दुनिया के सबसे क्या, अरिका शहर को दुनिया के सबसे शुष्क शहर कहते हैं। यहाँ पे इन क्षेत्रों में जब भी आप जाएंगे या अगर जो कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में जाता है तो आपको देखने को मिलेगा एक अलग तरीके से यहाँ पर जल की इकट्ठा की जाती है, क्योंकि जल तो है नहीं। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागरीय ये क्षेत्र है, इधर से जो भी अगर पवन जो है आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की तरफ अगर बहती है तो उन क्षेत्रों में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक अलग प्रकार की विधि को अपनाई जाती है जल को इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि चादर को टांग कर और चादर के माध्यम से जल को क्या किया जाता है कि इकट्ठा की जाती है इसी मरुस्थल में। आप कहोगे कि इन क्षेत्रों में जल तो है नहीं, ये दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थल है, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर बारिश होती है कभी कभी 20 से 25 सालों में, तो एक तो अजीब दिखेगा। मगर इस बात को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इन क्षेत्रों में जो क्या है कि जो जल की इकट्ठा करने के तरीका आपको देखने को मिलेगा कि चादर या कोई भी मान लीजिए कि उसे गिर कर जो भी पैसिफिक ओशियन से जो भी पवनें बहती है आपको क्या साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की तरफ उसको रोक कर उसी से जल को क्या इकट्ठा किया जाता है। इस अरिका में ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस अरिका मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरदम क्या कि लो प्रेशर बनती है। और जब लो प्रेशर बनती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें बहती है। तो इस पवनों की जो रफ्तार होता है 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। जब ये पवनें क्या बहती है ना इन क्षेत्रों में, तो इस अरिका शहर में अगर कोई वस्तु अगर एक स्थान पर है तो उस स्थान से आपको दूसरी जगह ले जाकर रख देती है। यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोगों में एक
आपको क्या है कि प्रचलन में है कि इसे भूतों वाला भी शहर कहते हैं, कि प्रेतों का शहर भी कहते हैं, कि जो अरिका है जो क्या है कि भूतों वाला शहर। पूछेगा कि दुनिया के भूतों वाला शहर किसे कहते हैं, तो चिली के आपको अरिका शहर को कहते हैं, क्या, भूतों वाला शहर के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? कि जो वहां की पौने जो है, वहां पे जो भी वस्तु रखी रहती है वो गर्म होती है, बड़ी रफ्तार में जब बहती है तो बड़ी रफ्तार में बहने के कारण उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाकर क्या रख देती है, और वहां के स्थानीय लोग जो कहते हैं आपके क्या है कि भूत यहां से क्या कर दिया, अगले जगह ले जाकर आपको रख दिया। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये किस प्रकार के मरुस्थल, तो आटाकामा इस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मरुस्थल भी है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो एक मरुस्थल जो मिलेगा जिसका नाम है कि पैटागोनिया। कौन सा मरुस्थल बेटा? कि इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि आपका पैटागोनिया मरुस्थल। ये पैटागोनिया जो डेजर्ट है, आपको देखोगे कि जो अर्जेंटीना जो क्षेत्र में है ये ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। इस दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में एकमात्र ऐसा ठंडा मरुस्थल जो है कौन सा है, तो पैटागोनिया है। इस पैटागोनिया मरुस्थल क्या है कि ठंडा मरुस्थल है। इन्हीं क्षेत्रों में, पैटागोनिया मरुस्थल क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के सबसे जो लंबे लंबे लोग होते हैं उस इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि हाल ही में अर्जेंटीना क्यों चर्चा में बना रहा, क्योंकि फीफा जो वर्ल्ड कप है अर्जेंटीना ने ही ले गया है कि नहीं, इस बार को 2022 का। इस पैटागोनिया मरुस्थल, इस मरुस्थल को विशेष करके ध्यान रखना कि इसी मरुस्थल में जो क्या है कि ये जो पैटागोनिया मरुस्थल है, जो पैटागोनिया मरुस्थल है, ये पैटागोनिया जो मरुस्थल है किस लिए प्रसिद्ध है, तो पैटागोनिया मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है। इसी मरुस्थल के अंतर्गत क्या है कि एक पठार है जिसका नाम है आपको पैटागोनिया पठार। उस प्लेटो को कहते हैं क्या कि अंतः मरुस्थलीय पठार कहते हैं। अंतर मरुस्थलीय नहीं, अंतः मरुस्थलीय, यानी कि एक मरुस्थल के अंतर्गत अगर कोई पठार स्थित है तो उसको अंतः मरुस्थलीय कहते हैं। अगर एक से दूसरे मरुस्थल के बीच में अगर कोई पठार स्थित है तो उस पठार को कहते हैं अंतर पर्वत, अंतर आपको क्या पठारी जो है अंतः मरुस्थलीय पठार है, आपको विशेष करके ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है कि पैटागोनिया का पठार को विशेष करके ध्यान रखिएगा। पैटागोनिया मरुस्थल भी है, पैटागोनिया पठार भी है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना क्षेत्र में है। कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना क्षेत्र में है। अब इसके बाद ये दो मरुस्थल है, एक तो आपको ठंडा मरुस्थल मिल रहा है और दूसरा आपको क्या कि गर्म मरुस्थल मिल रहा है। ये दो मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा कि पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, ऑप्शन ए दे दिया कि भारत, ऑप्शन बी दे दिया नामीबिया, ऑप्शन सी दे दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी दे दिया आपको क्या अर्जेंटीना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां है, अर्जेंटीना में है। दूसरी चीज, अगर ये पूछ लिया कि आटाकामा मरुस्थल किन देशों में विस्तृत है, ऑप्शन ए दे दिया नामीबिया और बोत्सवाना, ऑप्शन बी दे दिया आपको क्या कि पेरू और चिली, ऑप्शन सी दे दिया आपको क्या ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दे दिया भारत और पाकिस्तान। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा पेरू और क्या है कि चिली क्षेत्रों में क्या है कि विस्तृत है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के हम लोग प्लेटू के बारे में देखेंगे, यहाँ के पठार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक बोलिविया के पठार। कौन से पठार, तो बोलिविया के पठार। ये जो बोलिविया के पठार जो है ना, ये जो बोलिविया का जो पठार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि बोलिविया के पठार पर ही क्या है कि एक बात इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो बोलिविया के पठार जो है तो इस कई देशों में क्या है कि विस्तृत है। और इस बोलिविया के पठार पर ही क्या है कि दुनिया के सबसे ऊंची क्या है कि नौगमन झील की बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची नौगमन झील जो टिटिका का है वो किस पर है, तो बोलिविया के पठार पर है। नौगमन मतलब कि उसमें नावों का क्या परिवहन होता है, संचारण होता है कि नहीं। तो नौगमन दुनिया के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित नौगमन झील कौन सी है, तो टिटिका का है। दूसरी चीज क्या, इसी बोलिविया के पठार पर ही दुनिया के सबसे ऊंची क्या है कि राजधानी जो है, आपको देखोगे कि आपको सुक्रेन आपको मिलेगा। सुक्रेन कहाँ पे है, तो आपको बोलिविया की जो राजधानी है सुक्रेन इसी पठार पर क्या है कि स्थित है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद
एक आपको बढ़ते हैं इस क्षेत्र में तो ब्राजीलियन हाईलैंड, ये आपको देखने को मिलेगा कि ब्राजील का पठार का जो ये क्षेत्र है, ये ब्राजीलियन जो ब्राजील में विस्तृत है, ये कहां विस्तृत है तो ब्राजील के किस दिशा में, तो इस बात को अगर जो हम बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ईस्ट आपको साउथ में विस्तृत है, कहां पे है, साउथ ईस्ट में विस्तृत है, ये विस्तृत है इन क्षेत्रों में। ब्राजीलियन जो हाईलैंड है जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के सबसे बिगेस्ट प्लेटू है कि नहीं, सबसे बड़ी पठार है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये किस लिए प्रसिद्ध है तो यहीं से क्या कि ब्राजील की जो एकता कही जाने वाली जो नदी थी साओ फ्रांसिस्को, जिसे ब्राजील की एकता नदी बोलते थे, उसका भी उद्भव स्थल यहीं से है। दूसरी चीज है कि दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर जो लोहा की अगर बात करें, जो यहीं पर एक इताबिरा नामक खान है, कौन सी खान है तो इताबिरा, कौन सा तो इताबिरा, अगर इताबिरा जो खान है तो इताबिरा से ही क्या करती है कि दुनिया के सबसे, इताबिरा से क्या है कि दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्या लोहा आपको मिलता है। मगर यहां पर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का उस प्रकार से विकास नहीं है जिस प्रकार के यूरोपियन देशों में है, जिस प्रकार के एशिया में है, जिस प्रकार के नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां तो लोहा तो मिल रहा है मगर यहां पे क्या कार्बनिक खनिज का भाव है, कार्बनिक खनिज का, कोयला का भाव है। क्योंकि ये सब जो क्षेत्र है ना ये सील्ड का निर्मित है। सील्ड मतलब कि जीव जंतु के निर्माण से पहले और पेड़ पौधों के निर्माण से पहले ये क्षेत्र पहले से क्या हो गया था कि निर्मित हो गया था। और जब ये निर्मित हो गया था तो निर्मित होने के बाद इसने कभी या तो जलमग्न नहीं हो पाया जिससे इसमें जीव जंतु का साक्ष्य नहीं हो पाया, या कभी किसी कारणवश से इसमें पेड़ पौधों का साक्ष्य भी नहीं आ पाया। तो इस कारण से यहां पर क्या है कि कार्बनिक खनिज का अभाव है। यही कारण है कि ब्राजील में बड़ी मात्रा में इताबिरा से बेहतर लोहे मिलने के बावजूद भी यहाँ के लोहा को क्या कर दिया जाता है कि निर्यात कर दिया जाता है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, भारत तमाम जगहों पे आपको निर्यात कर दी जाती है। अब यहाँ पर मिल रहा है, आप मिलने के लोहा इतनी बेहतर मिल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोयला नहीं है या अन्य प्रकार के जो संसाधन नहीं जिसके द्वारा इसको क्या किसी अन्य रूपों में दिया जा सके। अब देखना बात, इस ब्राजीलियन हाईलैंड जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसके आगे बढ़ते हो तो यहां पर देखोगे कि इसके क्षेत्रों में आगे तो एक और प्लेटू मिलता है जिसका जो नाम है, इसको विशेष करके ध्यान रखना कि बरोबरुआ के पठार। कौन सा? यहां पे इंडिकेट नहीं किया हुआ, मैं इंडिकेट कर देता हूं कि यहां पर क्या है कि बरोबरुआ के पठार। ये जो आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्या, बरोबरुआ का पठार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि ब्राजील के जो पूर्वी हिस्सा में है, बरोबरुआ के पठार को बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेता है, कभी कभी पठार देखते हैं कि पूछता है कि एक दूसरे देशों के साथ मिलान करने के लिए कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है, मैच लिस्ट सही है या नहीं है। तो इसको बरोबरुआ के पठार को बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। और याद रखना कि इस बोलिविया और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में एक क्या है कि माटो ग्रासो का पठार है। देखो यहां पर ये जो माटो ग्रासो का पठार है, ये क्या है कि माटो ग्रासो के पठार, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये ब्राजीलियन हाईलैंड है और ये बोलिविया प्लेटू है, इसी के बीच में ये क्या है कि माटो ग्रासो का पठार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माटो ग्रासो के पठार के बारे में भी विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि माटो ग्रासो के पठार कहाँ है। यहां से आपको देखने को मिलेगा कि आपको माटो ग्रासो से क्या कि पराना जैसे नदी, पराग्वे जैसे नदी का क्या है कि ये उद्भव स्थल है। यहां पर आपको देखना ये जो रियो डी ला प्लाटा में जो गिरती है, विसर्जित करती है, यहां पर देखना हम लोगों ने देखा था कल क्या पराना, यहां पर देखना कि ये जो क्या है कि उरुग्वे नदी है। हमने बोला था आपसे कि पराना नदी पर ही क्या है कि दुनिया के सबसे बड़ी क्या था कि जलप्रपात था। दुनिया के सबसे ऊंची नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी जलप्रपात जिसका नाम था इगुआसू। कौन सा जलप्रपात था? तो इगुआसू के बारे में हमने कल चर्चा किया था आपसे कि इगुआसू जो जलप्रपात है ना तो किस नदी पर है? तो पराना। और दुनिया के सबसे ऊंची जलप्रपात इसी कॉन्टिनेंट में जो था, जिसको हम बारे में मैंने कल बताया था क्या, ओरिनिको नदी के सहायक नदी कैरू पर था एंजिल जलप्रपात, है कि नहीं? इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। एक प्लेटू आपको मिलेगा यहां पर, आपको देखना कि गुयाना हाईलैंड,
ये वेनेजुएला देश में। कहां पे है? तो गुयाना का पठार जो क्या है, तो ये वेनेजुएला में है। कहां पे है? गुयाना। इसी क्षेत्र में क्या है कि पठार के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये गुयाना का पठार जो है कि कहां पर है, तो वेनेजुएला देशों में क्या है कि विस्तृत है। इधर विशेष करके ध्यान रखिए, इन क्षेत्रों में क्या है कि प्राकृतिक जो क्या है कि संसाधन का क्या भंडार है। यहीं पर आप देखोगे कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे क्या है कि कच्चे तेलों की सबसे बड़ी क्या है भंडारण पाया जाता है। कहां पे? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। दूसरी चीज मैंने कल बताया था कि इसी क्षेत्रों में क्या है कि लेनोस घास के मैदान है, जो सवाना प्रकार की घास के मैदान थी, वो कहां है? तो वेनेजुएला में, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थी। अब देखना कि एक हमने प्लेटू को देखा कि क्या कि गुयाना के पठार देखा, दूसरा आपने देखा क्या कि ब्राजीलियन हाईलैंड देखा, तीसरा आपको माटोग्रासो के पठार, उसके बाद बोलिविया के पठार, और उसके बाद आपको क्या देखा कि पैटागोनिया के पठार। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। पैटागोनिया के जो पठार था, पैटागोनिया मरुस्थल में स्थित था, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो कि हम लोग इन क्षेत्रों में देखते हैं कि यहां पर एक झील आपको मिलेगा। झील के बारे में तो एक देखना कि यहां पर मिलेगा आपको क्या कि मराकाइबो झील। ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर देखिएगा, ये ऑक्सीडेंटल के क्षेत्र में जो है कि ऑक्सीडेंटल में यहां पर विशेष करके क्या है कि ये मराकाइबो झील। कौन सा है? तो मराकाइबो झील। ये मराकाइबो झील जो है कि ये क्या है, तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी झील है। किस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी झील है? तो आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मराकाइबो झील है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि एक आपको झील जो मिल रहा था कि टिटिकाका, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि ये टिटिकाका दुनिया के सबसे ऊंची स्थान पर स्थित क्या है कि नौगमन झील है। ये दो देशों के क्या है कि सीमा पर स्थित है। एक आपको देखना कि बोलिविया और दूसरा क्या है कि पेरू। ये दोनों देशों के क्या है कि सीमा पर क्या है कि स्थित है, कि एक तो बोलिविया के और दूसरा क्या है कि पेरू देशों के बॉर्डर पर है। ये नौगमन झील है। दूसरी चीज की दो देशों के सीमा पर स्थित है, तो यह एक सामरिक महत्व की झील भी है। किस प्रकार की झील है? तो सामरिक महत्व की क्या है कि झील है। इसके बारे में भी देखिएगा। एक आपको झील यहां पर देखना कि एक मिलेगा कि आपको चिल्ली झील मिलेगा, तो इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। एक ब्यूनस आयर्स झील मिलेगा, उसके बारे में भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि ब्यूनस आयर्स। अब ब्यूनस आयर्स आप जानते हैं कि अर्जेंटीना की राजधानी भी है, उसी के नाम पर क्या है स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें जैसे मैंने बताया था कल कि जो क्या है कि ये एंडीज पर्वत श्रेणी, और जो एंडीज पर्वत श्रेणी के जो क्या है कि सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने बताया था कि जो क्या है कि माउंट अकांकागुआ क्या है, तो माउंट अकांकागुआ। तो माउंट अकांकागुआ यहां पर देखना कि चिली और अर्जेंटीना के क्या है कि बॉर्डर पर स्थित है, जिसका 69 से 95 मीटर है। इसी की जो सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया के सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी क्या है कि कोटोपैक्सी है, जो आपको कहां पे है? तो इक्वेडोर में है। अब कोटोपैक्सी को यहां पर देखना कि कोटोपैक्सी के बारे में ही मैंने बताया कि इसी पर होमबोल्ट ने नामक एक व्यक्ति ने चढ़ने के क्रम में मानव जाति पर पड़ने वाला वायु को क्या किया था? अध्ययन किया था। इसकी ऊंचाई क्या है कि 58 से कितना है कि 97 मीटर है। इसको विशेष करके ध्यान रखिए। एक बार प्रश्न पूछा कि इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण उसके बावजूद भी वहां के जलवायु में क्या है कि परिवर्तन क्यों ऐसा होता है? तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इक्वाडोर की राजधानी जो क्विटो है, वो क्या है कि आपको कोटोपैक्सी से जो क्या है कि कोटोपैक्सी के जो क्षेत्रों में है,
तो यहाँ पर देखना इसकी ऊंचाई में है। और जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की जो राजधानी जो जकार्ता है, वो क्या है कि समुद्र के क्या है कि तट पे है। तो वहां पर एनी टाइम क्या कि गर्म प्रकार की जलवायु आपको मिलती है। यहाँ पर क्या है कि आपको ठंडी, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। हम लोगों के जो था कि फिजिकल में ये क्या हो गया कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि कल भी इसके पहले मैंने बता चुका हूं, इसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बताया कि आपको आटाकामा, आपका पैटागोनिया के मरुस्थल और पठार के बारे में, इसको क्या है कि आपको माटो ग्रासो के जो पठार था, ब्राजीलियन हाईलैंड के बारे में, एक आपको जो क्या है कि गुयाना हाईलैंड के बारे में, उसके बाद और क्या है कि बोलिविया के पठार के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जब इसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल मैप के बारे में, कि पॉलिटिकल मैप के बारे में देखेंगे कि जो राजनीतिक तौर पे जो है, तो उससे रिलेटेड उस देश की राजधानी, वहां की मुद्रा, वहां के जो इकोनॉमी बेस्ड जो किस पर है कोई देश, तो उसके बारे में हम सभी देखेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।